अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। हम हर तरफ देखें तो बात ही की जाती है कि आजकल कुछ सेविंग नहीं हो पा रही है। आपके अखराजात, आपके एक्सपेंसेस इतने बढ़ते जा रहे हैं कि हर शख्स, कोई एक आध नहीं, कोई ख़ास तबका नहीं, बल्कि तमाम ही लोगों का ये कहना है कि इस वक्त हम जो कमा रहे हैं वो हमारा खर्च हो जाता है एंड सेविंग्स हम नहीं कर पाते। अब इसमें कई मुख्तलिफ राय मौजूद हैं और हम चाहते थे कि आज के प्रोग्राम में बात की जाए। अगर इसको थोड़े घरेलू कॉन्टेक्स्ट से निकाल भी दिया जाए, कारोबारी दुनिया के अफराद भी इस वक्त काफ़ी परेशान हैं क्योंकि उनको लगता है कि कई चीज़ों की डिमांड घट गई है। चाहे आप तेल और घी की बात कर लीजिए, जब से टैक्सेस इम्पोज हुए हैं, चीज़ों को ट्रांसपेरेंट बनाने की बात कर रही है हुकूमत, तो जो लोग पहले ज़्यादा ख़रीद करते थे इस बात से थोड़े से डिस्करेज फील कर रहे हैं कि जी अब तो हर चीज़ पर शनाख्ती का पड़ेगा। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि डिमांड थोड़ी स्लो डाउन हुई है। दूसरी तरफ जो प्रोफेशनल्स हैं और वो चाहते हैं कि कुछ सेव कर सकें, हमेशा उनको ये बताया जाता है कि अगर आपने रुपया बैंक अकाउंट में रखा तो वो तो डिप्रिशिएट होगा। आज अगर मिसाल के तौर पे आप 5 लाख रुपए से कोई चीज़ ख़रीद सकते हैं तो आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद उसी अमाउंट की कुव्वत ख़रीद कई गुना कम हो जाएगी। तभी लोग कहते हैं कि इन्फ्लेशन और इस चीज़ को बैलेंस आउट करने के लिए प्रॉबली आप किसी ख़ास चीज़ में इन्वेस्ट कीजिए। कुछ लोग डॉलर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, विच आई थिंक इज़ एन एब्सोल्युटली रिडिकुलस वे ऑफ मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट और सेविंग योरसेल्फ, क्योंकि एक तो आपको फ़ायदा बहुत थोड़ा सा होता है, मुल्क का उसमें नुकसान होता है, मईशत जो है ना थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है, डॉलर की जो डिमांड है ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आई फील कि यू शुड नॉट डू दैट। दूसरा ये कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट करने की बात करते हैं या लैंड में इन्वेस्ट करने की बात करते हैं, ऑल ऑफ दैट इज़ रियली नॉट हेल्पिंग अस। दूसरी तरफ अगर ख़वातीन से बात की जाए, उनका भी यही कहना है कि जी हम इतनी किफ़ायतशारी से काम करते हैं, हम जो एक्स्ट्रा चीज़ें ग्रोसरी आइटम्स में ले आते थे अब हमने वो लाना भी बंद कर दी हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जब काउंटर पे पहुंचते हैं और जो बिल बनता है वो हमारी तवक्कुआत से हमेशा ज़्यादा होता है और एक दफ़ा फिर हम अपनी ट्रॉली को देखने पे मजबूर हो जाते हैं कि इसमें ऐसा क्या रखा है हमने जो इतना बिल बन गया है। सो इफ़ दैट इज़ योर प्रॉब्लम एज़ वेल और आप भी इन चीज़ों से स्ट्रगल करते हैं तो आज का प्रोग्राम आपके लिए है। आपसे हम बात करेंगे, आपको दिखाएंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस विद यू कि किस तरह हम अपने होम एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। क्या इसमें हमारी ही जिम्मेदारी बनती है या ओवरऑल वील हैव टू प्ले स्मार्ट। अच्छा, दूसरा जो इसमें एक जाविया आता है, पूरी दुनिया में आप अगर बेसिक्स इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो सेविंग्स एक्चुअली आपकी इकोनॉमी में से एक लीकाउज है। रादर देन कि आप उससे कुछ ख़रीदो फ़रोख्त करें, किसी चीज़ में इन्वेस्ट करें, अगर वो पैसा सिर्फ और सिर्फ अकाउंट में या तकिए के नीचे या किसी तिजोरी में पड़ा हुआ है तो वो मईशत के इस साइकिल से बाहर है। सो बहुत ज़रूरी होता है कि आप इन्वेस्टमेंट्स की तरफ ध्यान दें रादर देन सेविंग्स। और दूसरी तरफ जो हमारे मिलेनियल्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो तो बिलीव ही नहीं करते इस बात पे। वो कहते हैं जी आज है जो कुछ है। एक ज़माना था लोग पैसे सेव करते थे ताकि वो घर बना सकें। मिलेनियल्स का ख्याल है कि घर बनाने की ज़रूरत ही क्या है, जब तक आप किराए पे रह सकते हैं वेल एंड गुड, इतना बड़ा सारा घर बनाएं लेकिन फिर उसके साथ ही जुड़ जाएं, ना आप उस शहर को, उस मोहल्ले को, उस मुल्क को छोड़ के जा सकते हैं। पीपल वॉन्ट अ वेरी ट्रांजिएंट लाइफ। ये एक और इसका जाविया है बहस का जिसको आज के प्रोग्राम में हम लेके आएंगे। लेकिन अब ज़रा कुछ क्लोजर टू होम चीज़ों की बात कर लेते हैं कि अगर आपने घर बना भी लिया या इस वक्त आप जहाँ पे भी रहते हैं, कराची की बारिशों से इफेक्ट हुए बगैर नहीं रहे होंगे। रात को जी खूब घन गरज के साथ अलग अलग इलाकों में अलग अलग हिसाब से बारिश हुई। आज सुबह भी कई सड़कों पे आपको पानी खड़ा हुआ नज़र आएगा, कुछ जगह साफ नज़र आएंगी, मगर ये सिलसिला तकरीबन रात बल्कि शाम 6 बजे से ऑनवर्ड स्पोरेडिकली शुरू हो चुका था और इसका बड़ा सिस्टम जो आया है वो रात के वक्त आया है। उम्मीद ये की जा रही है कि अभी तक की इतलात के मुताबिक कोई इससे खुदा न खासा जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी लोग एहतियात बरतें। एक दफ़ा फिर आपको बताते चलें कि जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड मामलात हैं, जो हमने आपको टिप्स दी थी, पोल्स के करीब मत जाइए, मेक श्योर के आपके जो आलाकार हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं। उनमें से अगर आपको ज़रा सा भी पता हो कि इसमें कोई नुक्स है तो उसको तो बेहतर ही है कि बारिशों के सीज़न में ना छेड़ा जाए। दूसरी तरफ ये कि जी जो तार वार अगर कहीं लटक रहे हैं, आपके पोल से आपको नज़र आ रहा है कि हाई वोल्टेज वायर्स आर जस्ट डैंगलिंग, प्लीज़ ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम दैट। फिर जी आखिर में बात करेंगे कि गार्बेज डिस्पोजल, जो बार बार बात कही जा रही थी कि बहुत ज़्यादा शहर के कोने कोने में कचरा जमा है, बारिश के बाद उसका हाल और अबतर हो गया है। अगर किसी सड़क पर पानी जमा है तो उसमें आप सिर्फ पानी नहीं देख रहे, उसमें इसी गंदगी की आमेजिश भी है, जिसकी वजह से वंस अगैन बीमारियां फैलने का, वबाई अमराज फैलने का अंदेशा है। तो वंस अगैन बाहर खाने से इज्तनाब कीजिए, अपने घर, अपने मोहल्ले की सफाई में जितना आप हिस्सा डाल सकते हैं डालिए। कोशिश कीजिए कि चीज़ों को इर्द गिर्द, और ख़ास तौर पर
जिम्मेदारी लेते हुए, ये नहीं कि अपने घर का कचरा इसी पानी में, इसी गंदगी में मजीद बढ़ाने के लिए आप अपने घर से बाहर फेंक दें। कोशिश करें कि उसका एक जिम्मेदाराना तरीके से अपने घर के कचरे का, गार्बेज का आप डिस्पोजल करें। देखिए जी, वेस्ट मैनेजमेंट हम सबकी सिविक सेंस को भी कॉल अपॉन करता है। सिर्फ अपने घर की चार दीवारी साफ कर लेना और कूड़े को बाहर फेंक देना कहीं से भी सफाई का हक अदा नहीं करती। इस पर हम बात करेंगे जी, एक ब्रेक की तरफ बढ़े। वील ट्राई टू टेक अ पॉलिटिकल कमेंट एज वेल। बारिशों से पहले ये तनबीह तो केई जैसे इदारों को कर दी गई थी कि किसी भी अगर प्रॉब्लम का अंदेशा हो, लोगों को आप वार्न भी करें, लेकिन दूसरी तरफ हमारे इंतजामी बल्दियाती जो डिपार्टमेंट्स हैं वो आपस में गुत्थम गुत्था नजर आए। ऐसा लगता है कि इस पर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है और जो कराची के वेस्ट मैनेजमेंट का मसला है वो वहीं खड़ा है। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए आज पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। कुछ जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं, टॉप न्यूज़ हैं, उसकी तरफ चलते हैं। लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज़ आज इन फोकस। यौम दफ़ा मिली जोश और जज्बे से मनाने की तैयारियां। मरकजी तकरीब GHQ में होगी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ यादगार शोहदा पर हाजिरी देंगे और फूल चढ़ाएंगे। दिन 12 बजे मुल्क भर में सायरन बजाए जाएंगे। कौमी तराने के साथ कश्मीर का तराना भी बजाया जाएगा। अमरीका और तालिबान नुमाइंदों के दरमियान कतर में मुज़ाकरात जारी। तर्जुमान तालिबान के मुताबिक मुआहदे के करीब पहुंच गए हैं। जल्द खुशखबरी मिलेगी। पेंटागन चीफ कहते हैं कि यकीनी बनाना होगा कि अफगानिस्तान से अमरीका पर हमला ना हो। मुआहदा ऐसा होना चाहिए जिससे बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का आगाज़ हो। जब हम दुनिया की इन टॉप स्टोरीज़ पर नज़र डालते हैं तो ऐसा लगता है कि वी आर लिविंग इन एन एज ऑफ हेट्रेड एंड फियर। यहाँ पे हमें हर तरफ नफ़रत अंगेज़ी नज़र आती है, इश्तियाल से भरे बयानात, इश्तियाल की वजह से होने वाले इक़दामात और क्राइम। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम ये समझें कि जो भी इश्तियाल है, नफ़रत अंगेज़ी है, इसकी बेसिस पे खौफ होता है। जब हम दूसरे से खौफ खाते हैं, आने वाले दिन के बारे में, आने वाले वक्त के बारे में क़यास आराइयाँ करते हैं, तभी हमारे सामने ब्रेक्सिट जैसे वाक़यात होते हैं, तभी हमारे सामने आर्टिकल 370 को कश्मीर से ख़त्म किया जाता है। ये सब आइडेंटिटीज़ को दोबारा एक तरह से रीअरेंज करने का जो मामला है, ये सोशल इंजीनियरिंग है। और तारीख़ हमें बताती है कि सोशल इंजीनियरिंग कभी भी कोई भी मस्बत नताइज लेकर नहीं आती। और आज जबकि दुनिया के पास जदीद नौयत का असलहा है और इस तरह की इश्तियाल अंगेज़ी के बहुत ही शदीद नुकसानात हो सकते हैं, मेरे ख़्याल में सभी को गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। एक दफ़ा फिर बात करेंगे जी कराची के बल्दियाती उमूर की, जिस पे ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल सरगर्मियाँ काफ़ी आपस में गुत्थम गुत्था हैं और उनको समझ नहीं आ रहा कि इस प्रॉब्लम को कैसे सुलझाया जाए। अजीब बात ये नज़र आई कि जब वसीम अख्तर साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब की आपस में तू मैं हो रही थी और ये एक दूसरे पे ताने कसे जा रहे थे, ब्लेम गेम किया जा रहा, तो नज़र ये आता है कि जो आपका सिंध हुकूमत के नुमाइंदेगान हैं वो काफ़ी हद तक खामोश रहे। उन्होंने इसके ऊपर कोई हिस्सा नहीं डाला। उनको लगा कि चलें जी, ये दो लोग जिनका ताल्लुक एक ज़माने में एक ही पार्टी से हुआ करता था, खुद ही इस बारे में बात करें। लेकिन हमने देखा कि वफाकी वज़ीर मुमलिकत जनाब अली ज़ैदी साहब का एक ट्वीट आया। उन्होंने कहा ये पॉलिटिकल ड्रामेबाजी से कतई नज़र हमारा फोकस कराची की साफ़ सुथराई पर, उसको साफ़ करने पर है। हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो इन मामला को किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अली साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और आपकी ट्वीट ने पाकिस्तानियों को, ख़ासतौर पे कराचीइट्स को थोड़ा सा ये एहसास दिलाया कि नहीं भी अभी भी फोकस मेन गोल पर ही है। आप क्या समझते हैं ये जो एक तरह से ब्लेम गेम चला है बिटवीन वसीम अख्तर एंड मुस्तफ़ा कमाल, इसने पाकिस्तान और ख़ासतौर पे कराची की सफाई की इस मुहिम को कोई नुकसान पहुँचाया है? देखिए जी, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता, लेकिन मैं ये समझ रहा था कि क्योंकि मैंने मुस्तफा कमाल को भी फोन किया था, मेयर साहब के साथ भी हम काम करते रहे जी। मैं ये समझ रहा था कि इसको इस इशू को बिल्कुल हम पहले दिन से नॉन पॉलिटिकल रखें जी। इसलिए मैंने अपने किसी भी MNA MPA जो भी हमारे साथ है उनको कंडीशन ये रखी है कि कोई PTI का फ्लैग, PTI की ब्रांडिंग नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान का फ्लैग लगाते हैं, पाकिस्तान की ब्रांडिंग करते हैं, तो उसमें फिर ये होता है कि आप सबको साथ इकट्ठा कर सकते हैं। सही। अच्छा, उसके बावजूद चेक करता हूँ, उसके बावजूद इक्का दुक्का मुकाम पे कोई वर्कर्स हमारे आकर थे, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है, मुझे थोड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है कि दो तीन चीजें मैंने देखी हैं जी।
नंबर एक कि देखें जी वो ये दोनों तरफ से हुआ। हमने अगर किया तो वो, अगर हमने गलत किया और हमने एक्सेप्ट किया कि चलो अगर कोई फ्लैग आ गया, वहां से बदले में हुआ ज्यादा जी, तहम्मुल का मुजाहरा नहीं किया गया जी। नहीं मैं बता रहा हूँ आपको। दूसरा ये हुआ कि एक जगह पे हम जब पहुंच गए, देखिए हमारे पास बैरिया टाउन ने हमें कहा कि हम भी आपके साथ मिलकर करना चाहते हैं। सही। अब हम सिराजुद्दौला रोड एक एफसी एरिया में गंद भला वहां पड़ा हुआ था, यकीन कीजिए मेन रोड के ऊपर दूसरी तीसरी मंजिल तक कचरा जमा हो गया। सही। तो जब हम वहां गए, हमारा पहला दिन था उनका, एक अबाउट 2 वीक्स, अबाउट 10 days ago या अबाउट अ वीक अगो, एक हफ्ता 8 दिन पहले जब हम वहां गए और बैरियर मशीनें भी आ गई और एक्सकेवेटर भी आ गए, और एक रात पहले मैंने बताया हुआ था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि हम ये करने जा रहे हैं जी। वो वहां लड़ाई करने के लिए खड़े थे कि जी ये तो हम कचरा उठाएंगे। तो यार आप उठा लें, आपके पास तो पहले भी इख्तियार था, आप तो है ही डीएमसी जो सेंट्रल के लोग, उन्होंने वहां पे मतलब उठाने से रोक दिया कचरा। ये लेने के बजाय कि चले जी हमारे पास 2 मशीनें या 5 है और उधर से 50 आ गई, हम ये घंटे में ये काम कर लेंगे जो 10 दिन लगते थे। जी जी। उन्होंने वहां शोर मचाया कि नहीं जी हम उठाएंगे। खैर वहां भी जाके उनको समझाया, मैं कोई बैरिया टाउन के साथ मेरा कौन सा पॉलिटिकल फायदा हो जाएगा, या मैं क्या क्या के थक गया हूँ कि ना मैं मेयर का कैंडिडेट हूँ, ना मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ लोकल बॉडी, मैं तो सिर्फ कराची की सफाई की बात कर रहा हूँ। अली आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि अब ये जो बारिश की पेशन गोई है, बल्कि हमने रात से देखा कि ये सिस्टम कराची में एंटर हो चुका है, शदीद बारिश हुई है, कुछ इलाकों में पानी अभी भी खड़ा हुआ है, तो ये जो आपकी सफाई मुहिम है जिसमें अभी भी जगह जगह कचरा मौजूद है, विल इट मेक इट वर्स? नहीं सदरा, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, पहले तीसरा जो मेरा जवाब था वो इसी पे कनेक्टेड था जी। तो एक तो मैं ये सबको ये कहना चाहता हूँ कि खुदा के वास्ते इसको पॉलिटिक्स से दूर रखें, कभी जरा मुल्क का सोच लें यार। आपके पाकिस्तान में लोग रहते हैं, इंसानियत डूब रहे हैं, वो गरीब लोग हैं, या आपके बड़ों के घर में पानी जनरेटर होता है वहां निकाल लेते हैं आप बड़े बड़े घरों में जाके। जो लोग असल में परेशान होते हैं वो रहते हैं ये नाले नदियों के साथ, जिनको हमने कुछ भी नहीं दिया, वो इंक्रोचमेंट है, कब्जा है, जो भी है तो पाकिस्तानी ना वो कब्जा करने क्यों आए? क्योंकि आपके पास कोई सिटी में कोई प्लानिंग नहीं है, कोई लो इनकम हाउसिंग डेवलपमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस प्लॉटिंग करके बेचने का बड़ा मास्टर हमने काम किया है। तीसरी चीज जो आपने सवाल पूछा उससे कनेक्टेड है, देखिए हमारा पहला मिशन, पहला काम था नालों को वाटर फ्लो तेज करना। मैं आपके शो में पहले भी आया था और मैंने आपसे यही कहा था कि हम नालों को वाटर फ्लो हम करेंगे थे, वो हमने सफाई कर दी। जो कचरा नालों से उठा है, तो ये प्लीज इसमें क्लैरिटी ले आए। और मैंने अभी तक मैंने अटैक नहीं किया, लेकिन मैं आज अटैक भी नहीं कर रहा, मैं क्लैरिटी के लिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आपका शो देखा जाता है और मैं ये भी दरखास्त करूंगा कि क्लिप को भी वायरल करें जी। क्लैरिटी के लिए एक दफा सुन लें। एक चीज होती है जिसे कहते हैं GTS, गार्बेज ट्रांजिट साइट। गार्बेज ट्रांजिट साइट जहाँ पे आप बैठी हुई है, आपके कमरे में जो आपका ट्रैश कैन पड़ा है ना, कचरे का डिब्बा, वो आपके कमरे का गार्बेज ट्रांजिट साइट है। मतलब आपके कमरे में जो कचरा जमा होता है, फिर उसको डिस्पोज ऑफ किया वहां डालते हैं, वहां से निकाल के कहीं और जाते हैं। बिल्कुल छोटी जगहों पे वो कचरा कुंडी जो नहीं होती, जो कचरा कुंडी जो कचरा को उठाता नहीं है, वो छोटी गार्बेज ट्रांजिट साइट्स होती हैं। सही। और फिर पूरी डिस्ट्रिक्ट की एक बड़ी होती है और वहां गार्बेज ट्रांजिट साइट में कचरा जमा होता है और वहां से लैंडफिल में जाता है। नाउ जो 11 गार्बेज ट्रांजिट साइट नासिर हुसैन शाह साहब ने, मैं उनकी दोबारा तारीफ करूंगा, वो राब्ते में भी रहते हैं और कोशिश कर रहे हैं, जो उन्होंने आइडेंटिफाई करके भेजी, उसमें से 6 हैं, 5 हैं, बाकी 6 हैं ही नहीं, उनको भी गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जो कचरा हमने नालों से निकाला था वो हमने नालों के साइडों में इसलिए रखा था क्योंकि वो गीला था। सही। और वो हमारा पहला मकसद पिछली बारिश में पानी का फ्लो तेज करना था कि सैलाब ना आए। अब वो जैसे जैसे कचरा सूखता गया, हमने उस कचरे को उठा के ट्रांसफर किया गार्बेज ट्रांजिट स्टेशन पे, जहाँ पे वो सूखता है और इकट्ठा होता है और वहां से फिर एक साथ जाता है लैंडफिल में। नाउ जब इन्होंने गार्बेज ट्रांजिट स्टेशन ओरली हमें कहे थे, हमने वहां कचरा रखा, इन्होंने शुरू की ये तो रोड पे कचरा डाल रहे हैं। रोड पे हम नहीं डाल रहे थे, ये खुद रोडों को गार्बेज ट्रांजिट साइट बनाते हैं। हमने तो वहां से कचरा उठा के जो भी इनके आइडेंटिफाइड है वहां ले गए। इशू सिदरा ये है कि इनके पास कैपेसिटी नहीं है और वो छोटे हैं। तो जब हम तो सब कुछ उठाते हैं, जब हम सब कुछ उठा के गंदा कचरा लाते हैं वो ओवरफ्लो हो जाते हैं।
अब कम से कम गार्बेज ट्रांजिट यूनिट से लैंडफिल तक तो ये अपने पास कचरा ले जाए। और लैंडफिल से आपको एक बड़ी रेगुलर सर्विस चाहिए। देखिए पूरी दुनिया में होता है कि लैंडफिल साइट दूर होगी, लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल में मुस्तफा कमाल साहब ने कई हफ्ते पहले हमारे शो में जब वो आए थे, उन्होंने यही वीकनेस, यही फ्लॉ इस सिस्टम का पॉइंट आउट किया था। एक तो सबसे पहली चीज, जैसे आपने खुद कहा कि वो GTS में भी गोस्ट GTS मौजूद हैं, वो एक्चुअल GTS साइट ही नहीं है। फिर वहां पे भी जो कचरा जमा हो जाता है उसको लैंडफिल तक ले जाने की जो सर्विस है वो मुअत्तल हो जाती है, वो कहीं बीच में उसको उतार देती है या वो रेगुलरली आती नहीं है। ये दो सबसे बड़े फ्लॉज हैं जिनको फुलफिल करना होगा। कर रहा हूं जी, हम ये भी कर रहे हैं। अच्छा, और एक बात क्लियर कर लें जी, ये मैं आप थोड़ा माजरत के साथ, मैंने अभी तक किसी का नाम नहीं लिया और आपने जितने नाम लिए, मैं कहता हूँ यार काम करो, लेकिन जब कोई शख्स झूठ बोलने पे आ जाए और फिर इतना झूठ बोलने लगे कि वो, मैंने अभी नासिर हुसैन साहब की तारीफ की आपके शो में, उन्हीं की जमात का एक शख्स है जिसका नाम है सईद गनी, इससे बड़ा झूठा मक्कार आदमी मैंने नहीं देखा, और ये झूठ बोल रहा है और CM से भी झूठ बुलवा रहा है। अब आप मुझे ये बताएं, ये कह रहा है कि अली जैदी ने कचरा रोडों पर डाल दिया, ये इसका स्टेटेड पोजीशन है। मुझे जरा एक बात का जवाब दे दे कि आपने मुझे किसी ट्रक उठाते हुए, ट्रैक्टर ट्रॉली उठाते हुए, चलाते हुए देखा? ये पूरा का पूरा काम हमने फेडरल गवर्नमेंट में जो भी मैं कर सकता हूँ मैंने आउटसोर्स किया FWO को। FWO फौज का इदारा, तो मैं इसको चैलेंज करता हूँ कि ये बोले आज टीवी के ऊपर बैठ के कि फौज ने कचरा रोड पर डाल दिया। बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब फॉर दैट क्लैरिफिकेशन। वी होप दैट वी विल गेट इट। सईद गनी साहब, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कोशिश करेंगे कि अगर हमारा सईद गनी साहब से अभी ही राब्ता हो सके और उसको मजीद हम आगे लेके चलें। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए आज पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ज़िंदगी जी एक मैदान है जहाँ पे जंगें जारी रहती हैं और कई चीज़ें आपके मिजाज के मुताबिक होंगी, कुछ चीज़ें आपके मिजाज के मुताबिक नहीं होगी, लेकिन व्हाट यू नीड टू डू इज़ हैव दैट एटीट्यूड कि कौन कहता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, आई विल शो इट टू द वर्ल्ड दैट आई हैव इट इन मी। और ये जो बिलीफ सिस्टम होता है ना, ये सबसे पहले आपसे शुरू होता है। आज हमारे पास एक ऐसी चैम्पियन मौजूद हैं जो कि कराटे चैम्पियन है, बट व्हाट आई रियली लाइक इज़ दैट स्ट्रॉन्ग विल दैट दीज एथलीट्स हैव। हम सब जानते हैं कि एज अ क्रिकेटिंग नेशन बाकी हमारे जो स्पोर्ट्स हैं, एथलेटिक्स हैं, उनको इतना ज़्यादा ना फोकस मिलता है ना वसाइल मिलते हैं। तो हमारे यहाँ जो जुनूनी पैशनेट लोग हैं इन चीज़ों को खुद ही परसू कर रहे हैं और हमारा ये मिशन है कि हम उनको आपके सामने लेके आएँ। आज 2019 की अगर वर्ल्ड कराटे रैंकिंग को देखा जाए तो मेरे आज के मेहमान उस पर नंबर 10 पे रैंक करते हैं और ओलंपिक्स के लिए जो रैंकिंग है उसमें वो नंबर 18 पे आते हैं। हाल ही में वो बहुत सारी चैम्पियनशिप्स में हिस्सा ले रहे हैं और बहुत ही जल्द जापान जाने वाले हैं फॉर द अपकमिंग ओलंपिक्स 2020 के क्वालिफायर्स। इसके अलावा आपको बताते चलें कि 2 times ही इज़ बिन द कॉमनवेल्थ कराटे चैम्पियन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये एशियन कराटे चैम्पियन भी हैं, जो कि पहली दफ़ा है कि साउथ एशिया के खित्ते में से कोई एशियन चैम्पियन बना है। बिकॉज एशिया में आप जानते हैं कि कराटे कितना मकबूल है और जो वस्ती एशिया के ममालिक हैं उसके अंदर से ज़्यादातर चैम्पियंस निकलते हैं। तो फॉर द फर्स्ट टाइम अ साउथ एशियन इज़ एन एशियन चैम्पियन और हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि ये पाकिस्तानी है। सबसे पहले इनके बारे में आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इनसे गुफ्तगू करेंगे। कराची में जापानी सकाफती मरकज में जापानी कौंसल जनरल इसुमुरा ने कराटे के एशियन गोल्ड मेडलिस्ट सादी अब्बास से मुलाकात की और इनसे टोक्यो ओलंपिक के क्वालिफाइंग राउंड के हवाले से तबादला ख्याल किया। सादी अब्बास ने बताया कि महदूद वसाइल के बावजूद इनकी कोशिश है कि वो टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करें। सादी अब्बास का कहना था कि हुकूमती सरपरस्ती के बगैर मेगा इवेंट में बड़ी कामयाबी बहुत मुश्किल है। जापानी कौंसल जनरल ने कहा कि वो पाकिस्तानी नौजवानों को खेलों में आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। पाकिस्तानी नौजवानों में बेपनाह टैलेंट है, इन्हें मुनासिब रहनुमाई की जरूरत है। मुलाकात के मौका पर जापान के डिप्टी कौंसल जनरल कात्सुनोरी अशीदा और दीगर भी मौजूद थे। जावेद इकबाल, आज न्यूज़, कराची। जी जनाब, आपकी मुलाकात कराते हैं सादी अब्बास जलबानी से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक यार, वेरी स्मार्ट पिक्चर। ये कब की थी वो जिसमें तुम ग्रीन जैकेट पहने हुए हो? ये इस्लामिक गेम्स में मैंने जब सिल्वर मेडल जीता था बाकू में। मुझे बताएं, ये जो हमारे लिए बड़ा इंस्पायरिंग होता है, जो बड़ी ओपनिंग सेरेमनी में पाकिस्तान के फ्लैग के साथ जब आप लोग एंटर करते हो विद ग्रीन जैकेट्स, आपके अपने उस वक्त क्या फीलिंग्स होती हैं? लाइक स्टिल मुझे गूज़बम्प आ रहे कि पहली बार मैंने 2006 में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था साउथ एशियन गेम्स में एंड आई वाज 18 years old, मैं यंग लड़का। फिर जो मेरा भी अरमान था क्योंकि पाकिस्तान को तो रिप्रेजेंट किया कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ इस तरह अचीव करूं
कि वो फ्लैग बैरियर मैं बनूं। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट अपॉर्चुनिटी इन 2017, जो पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 245 का कंटीजेंट था इस्लामिक गेम्स में, तो उसमें मुझे फ्लैग बैरियर का जिम्मेदारी दी गई थी। ये कैसे सिलेक्ट करते हैं आप लोगों की? तो वही बात है कि हर एथलीट की ख्वाहिश होती होगी कि मैं पकड़ूं परचम। वो जो है पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड देखते हैं किस लड़के की अचीवमेंट बहुत ज़्यादा है। सो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास काफ़ी अचीवमेंट थी, तो इस वजह से उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी ली, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस जिम्मेदारी को इस तरह पूरा किया। आई वाज द ओनली इंडिविजुअल सिल्वर मेडल फॉर होल पाकिस्तान कंटीजेंट। और हम वी आर एब्सोल्युटली थ्रिल्ड बाय दैट अचीवमेंट ऑफ योर्स, और हम आपके ऊपर फख्र करते हैं। डेफिनेटली यू आर अ फ्लैग बेयरर। मुझे बताएं सादी, कौन से शहर से ताल्लुक़ है, कहाँ पे बचपन गुजरा? मैं कराची से बिलोंग करता हूँ। कराची के एरिया लियारी से मेरा ताल्लुक़ है। लियारी फॉर श्योर बॉक्सिंग और साइकिलिंग की वजह से फेमस था, एंड फुटबॉल। तो कराटे जो है मैं पहला ही लड़का था वहाँ से जो इतने बड़े लेवल पे आया, और पीपल आर सरप्राइज। इवन जो जैपनीज़ थे उन्होंने भी मुझे कहा कि वहाँ की तो बॉक्सिंग फेमस है। तो मैंने कहा यस, मैं वहाँ का पहला लड़का हूँ जो कराटे में आगे आया, और मैंने इतनी सारी अचीवमेंट्स की। अच्छा, ये कैसे हुआ जब इर्द गिर्द सब लोग बॉक्सिंग कर रहे थे, यानी साइकिलिंग कर रहे थे, तो तुमने कराटे? पापा को जो है बहुत शौक था कि मेरा बेटा हो, मैं उसे कराटे में डालूँ। तो मैं 7 साल की उम्र था, स्कूल के साथ ही हमारा क्लब था, तो बाबा ने कहा कि स्कूल के साथ साथ आप कराटे स्टार्ट करें। स्टार्टिंग में ये हेल्थी एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल होता था। देन आफ्टर जो है मुझे बहुत बुलिंग भी, लड़के छेड़ते थे कि कराटे खेलता है, 4 बंदों से लड़ लेगा, क्योंकि लियारी में इतने एग्रेशन एग्जैक्टली। सो उसको मैंने नेगेटिवली नहीं लिया, बट आई टुक इट पॉजिटिव कि आई एम गोना शो यू कि आप लोग सब मेरी तारीफ बाद में किस तरह कहेंगे। एंड देन वही हुआ जब मैं टीवी में आने लग गया और मैंने पाकिस्तान के लिए मेडल लिए, मुझे गवर्नमेंट ने और मीडिया ने इतना सराहा। सो दे ऑल कम्स टू मी एंड उन्होंने कहा कि हम आपसे माजरत करते हैं, उस वक्त हम आपको छेड़ते थे, बिकॉज अब सब बड़े हो गए। लेकिन और अभी भी रिहाइश लिहारी में? अभी हम वहीं पे हमारा एक घर है, और मैं वहाँ से। और बहन भाई कितने हैं? हम 7 बहन भाई। 7 बहन भाई। तुम मुझसे छोटे हो? नहीं, मैं 5वें नंबर पे हूँ, मुझसे 2 छोटे हैं। और बाकी जरा सीरियसली लेते हैं, या वही होता है जैसे बहन भाई भी बुली कर देते हैं कि अच्छा हाँ भाई बड़ा चैंपियन? मुझे जो है घर वालों ने हमेशा पॉजिटिवली लिया। अगर ऑल्दो लाइक मुझसे जो बड़े ब्रदर थे वो मुझे क्रिटिसाइज करते थे कि यार क्या तू प्लास्टिक के मेडल लेके आ जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, क्लब लेवल पे, वी विल अप्रिशिएट यू जब आप पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लोगे। तो वो एक जुनून था। वो एक जुनून था। और एक और ये जुनून था कि पाकिस्तान जो है कराटे में इतना आगे कभी नहीं बढ़ा था। लाइक साउथ एशिया तक हमारे मेडल थे, उससे आगे कराटे में पाकिस्तान ने कभी मेडल। सो जब मैं 15 साल का था तो उस वक्त मैंने ये एम किया था कि मैं पाकिस्तान के लिए ऐसा कुछ करूँगा कि हिस्ट्री में किसी ने कुछ नहीं किया। सो अल्हम्दुलिल्लाह उस ड्रीम को करने में बहुत टाइम लगा। में तुम्हें इंस्पायर किसने किया? इन्हें जैसे कहते हैं ना कि हर ख्वाब के पीछे भी कुछ मुहर्रकात होते हैं, कुछ ना कुछ घटा होता है। वो छोटी छोटी चीज़ें, लाइक लोगों ने आपको सीरियस नहीं लेना, आपके पैशन को इतना अटेंशन नहीं देना, और सिर्फ ये रियलाइज़ कराना कि आप लोग कुछ नहीं कर सकोगे। सो उन्होंने वो छोटी छोटी चीज़ों ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया था। और मेरे अपना कमिटमेंट, सेल्फ कमिटमेंट जो मैंने 15 साल की उम्र किया था, बिकॉज समबडी आस्क मी आपको क्या बनना है बड़े होके, बिकॉज मैंने मैट्रिक ख़त्म किया था तो अभी मैंने कॉलेज जाना था। सो आई जस्ट टोल्ड देम आई वांटेड टू बी अ लेजेंड। वाह। लोग कहते थे कि पुलिस ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर, मैंने कहा मुझे लेजेंड बनना है, बट मुझे समझ नहीं आया उस वक्त। मैंने लेजेंड तो कह दिया, बट फिर देन आई केम टू नो कि मैं लेजेंड बनूंगा किस तरह। और अब आगे क्या करने का इरादा है? देखो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक आपका सफ़र, आपकी डिटर्मिनेशन से, आपकी जुनून की वजह से आपको ये कामयाबियाँ मिल रही हैं। व्हाट डू यू प्लान टू डू नेक्स्ट? प्लान ये है कि पाकिस्तान के लिए जो जितना मुझसे हो सकता है उतना काम करूँ फॉर श्योर। लाइक पाकिस्तान ओलंपिक में इंडिविजुअल गोल्ड मेडल पाकिस्तान ने नहीं जीता आज तक, हमारे पास मैक्सिमम ब्रॉन्ज मेडल है। तो मेरा प्लान ये है कि मैं ओलंपिक के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्वालिफाई करूं, जो एक बहुत डिफ़िकल्ट काम है और इंडिविजुअली आप नहीं कर सकते, बड़ा डिफ़िकल्ट है। आपको हेल्प चाहिए होती है, गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए होता है, वही सब साथ मिल के ही आप एक ओलंपिक का मेडल ले सकते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके मेडल लूँ, सो आने वाली जो यूथ है पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान के जो इतने बच्चे कराटे खेलते हैं, उनके लिए कोई इस तरह काम करके जाऊं कि आने वाले दिनों में उन्हें मेरी तरह सफ़र ना करना पड़े, कि आने वाली एशियन चैम्पियनशिप में इतने पैसे नहीं हो कि हम उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। स्ट्रगल बहुत एग्जैक्टली जो छोटी छोटी चीज़ें पे हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसते हैं, एक टी शर्ट्स, एक ट्रैक सूट, छोटी सी इक्विपमेंट,
सिस्टम एक बनना चाहिए, एक सिस्टम बनना जिसमें चाहिए। जो टैलेंट आ रहा है उनके लिए आसानियां हो। और देखें कई दफ़ा हम कोई भी प्रॉब्लम लेके चलते हैं ना, तो हमें लगता है कि यार इसको हल करने में शायद 50 साल लगेंगे, 100 साल लगेंगे, बहुत वसाइल चाहिए। लेकिन अगर आप सिर्फ ये एक अपना एम बना लें कि आई एम गोइंग टू लीव समथिंग बेटर देन आई फाउंड इट, दैट्स द गेम ऑफ इट। आखिरी सवाल सादी, तो इस वक्त पढ़ाई भी कर रहे हो साथ साथ? मैंने ग्रेजुएशन कर चुका है सोशल वर्क में, और इसके अलावा मैंने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया हुआ है। ज़बरदस्त। सो मेरी प्लान ये है कि मैं मास्टर्स करूँ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में, और जो स्पोर्ट्स के मैनेजमेंट पाकिस्तान के लिए जितना सर्व हो सकता है आई कैन डू माय बेस्ट। दैट इज़ वंडरफुल, वी विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक जी। हमारे साथ साथ पूरे पाकिस्तान को है कि सादी इंशाल्लाह ताला ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लें। इन्होंने अपने लिए जो हदफ रखा है कि पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह ताला ये गोल्ड मेडल जीत के लाएंगे, अल्लाह ताला इनको इसमें कामयाब करे। थैंक यू सो मच सादी फॉर बीइंग हियर। और इसी के साथ बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, विल बी राइट बैक। Just come down to the systems of समझाऊं तो सही ना, मैं आपको समझाऊं तो सही ना जी। देखिए, जो आपने क्लिप देखा है उसमें जीपीएस का कई फीचर नहीं है, उन्होंने लैंड टू साइड पे लेके जाने की बात की है जी। और ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान बनने के बाद ये नाले पहली मरतबा साफ हो रहे हैं, नाले साफ होते रहते हैं। अब मेयर कराची को जरा फोन पे ले लें, उनसे पूछें कि जब नाले साफ होते हैं तो क्या वो कचरा निकाल के कभी ग्राउंड में फेंकते हैं, कभी पार्क में फेंकते हैं, कभी सड़क पे फेंकते हैं, कभी जीपीएस पे फेंकते हैं, उसके बाद लेके जाते हैं, या ये डायरेक्टली जाता है लैंड टू साइड पे? हमेशा जब नालों की सफाई होती है तो नालों में से जब कचरा निकाला जाता है वो नालों के किनारों पर ही वो रख दिया जाता है, एक दो दिन वो वहाँ पड़ा रहता है, वो ड्राई होता है, उसके बाद वहीं से उड़ जाता है सारा। सही। इन्होंने जो काम किया, इन्होंने नालों से निकाला, और ये जो कह रहे हैं कि जी गीला था, कोई इशू नहीं था। प्रॉब्लम इनको सिर्फ ये आ रहा था कि जो लेंथ ऑफ साइट है वो कराची शहर से मतलब सेंटर ऑफ द सिटी में नहीं है, वो आपको कम से कम 25-30 किलोमीटर जो है वो ट्रेवल करना पड़ता है, गाड़ियों को वहां लेके जाना पड़ता है। सही। इनको अंदाजा ही नहीं था कि हम यहाँ से डंपर्स लेके जाएंगे और वहां जाके जब करेंगे तो कितने ट्रिप एक दिन में हम कर सकते हैं। तो इनको चूंकि जल्दी थी, इन्होंने ये दिखाना था कि हमने सारा काम कर दिया, तो इन्होंने, मैं आपको नाम बता सकता हूँ, इन्होंने पार्क में फेंके हैं कचरा फेंका है, इन्होंने ग्राउंड में फेंका है, इन्होंने शहर की ओपन स्पेसेस पे फेंका है, इन्होंने सड़कों पे फेंका है। मैं तो वीडियोस दिखा रहा हूँ ना, मैं तो कोई अपनी बात वैसे तो नहीं कर रहा हूँ, मैंने तो वीडियो क्लिप शेयर किए लोगों के साथ। सही साहब, आपसे आखिरी सवाल करना चाहूंगी, वक्त मेरे पास कम है। मुझे ये बताइए कि सफाई मुहिम बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जिस तरह हमने कहा कि ये जो मैंडेट बनता है, ये जो ज्यूरिसडिक्शन है वो सूबाई हुकूमत की है, आपके साथ कोई प्लान डिस्कस हुआ था कि किस प्लान के तहत कहाँ कब सफाई हो रही है, कहाँ से गार्बेज कलेक्ट हो रहा है, किधर जाया जा रहा है? नहीं, इनका अली जदी साहब का तो कोई प्लान इन्होंने डिस्कस नहीं किया था, इन्होंने खुद बनाया था, शायद मेरे साथ से किया हो, मुझे उसका पता नहीं है। हमारा तो इशू सिर्फ ये था कि भाई आपको लेके जाना है लैंड साइड पे, आप डायरेक्टली वहां लेके जाइए। एक और चीज देखें, अभी ये खुद इन्होंने क्लेम किया है कि 48,000 टन इन्होंने जो है वो कचरा निकाला, ये उनकी बताई फिगर है, मैं नहीं बता रहा हूँ जी। और मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ कि सिर्फ लैंड साइड पे पिछले 3-4 दिनों में, उससे पहले तो लेके ही नहीं गए ना, 3-4 दिनों में सिर्फ 4,500 टन है जो FWO की तरफ से वहां पे कचरा पहुंचा है। वो मुझे कह रहे थे कि मेरे अंदर भी जरूरत हो, मैं बताऊं कि फौज कर रही है। भाई मेरे, फौज को आप क्यों खराब करना चाहते हो? आपने उनको डाला है उसके अंदर, और FWO की तरफ से वो उन्होंने आपकी मदद की है। उन्होंने आपको ये थोड़ी कहा कि आप उनके नाम लेके जो है वो तमाशे करते फिरो, जबरदस्ती GTS पे और रोडों पे कचरे फेंकवाते रहो। FWO के जो ट्रक थे उन्होंने 4,500 टन जो है वो पिछले 3-4 दिनों में लैंड साइड पे पहुंचाया है। कोई 43,000 टन कचरा जो उन्होंने नालों से निकाला है, आज भी शहर की मुख्तलिफ जगहों पे पड़ा हुआ है, सर्कुलेट कर रहा है। थैंक यू सो मच सईद साहब फॉर दैट क्लैरिफिकेशन। इस पे जरूर हम फॉलो अप भी करेंगे, बिकॉज दिस इज वन इशू वेरी क्लोज टू आवर हार्ट्स और हमने इसको लेके चलना है। एक छोटे से ब्रेक की तरफ हम बढ़ते हैं, वापस आएंगे और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए और इस पर अपने कॉमेंट जरूर, मुझे व्यूज़ ज़रूर दीजिएगा। बतौर कराचीआइट, बतौर पाकिस्तानी, आप क्या समझते हैं कि मसले में, सिस्टम में, क्योंकि देखिए सब नेक नियति के साथ इस कार्य खैर में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन की कमी बहरहाल हमें नजर आ रही है। एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक। आज की सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो यानी सबसे बड़ा जो आपके वसाइल में, रिसोर्सेज में इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है वो आपका वक्त है। पैसे भी आप कमा लेते हैं और इन रिसोर्सेज को आपने कहाँ इस्तेमाल करना, ये बड़ा अहम है। अगर आप टाइम की बात करें तो टाइम को हेल्थ पे लगाना पड़ता है। इट्स एन इन्वेस्टमेंट दैट यू मेकिंग, एंड इफ़ यू वांट टू मेक थिंग्स क्विकर, तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को इग्नोर ना करें,
प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और खुदा ना खासा अगर कोई हेल्थ कंडीशन हो जाती है तो सिर्फ ये मत कहें कि मेरे पास वक्त नहीं है, डॉक्टर के पास कल या परसों चले जाएंगे. समटाइम्स व्हेन वी गो टू अ डॉक्टर इट इज़ ऑलरेडी टू लेट. टू अवॉइड दोज प्रॉब्लम्स वी हैव सॉल्यूशंस लाइक ओला डॉक. आज मेरे साथ मौजूद हैं द CEO एंड द फाउंडर ऑफ इट, और ये एक ऐसी सर्विस है थ्रू देयर वेबसाइट, थ्रू देयर ऐप, यू कैन वेरी रेडिली एफिशिएंटली बुक अ डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट. पहले ये सर्विस KLI से शुरू हुई, अब ये 8 दूसरे शहरों तक भी जा पहुंची है. तो आज इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि व्हाट आर द कोर प्रॉब्लम्स या कॉमन इश्यूज जिसके लिए लोग इनको रीच आउट करते हैं. हमारे साथ मौजूद हैं आबिद ज़ुबैरी. अस्सलाम वालेकुम आबिद. अस्सलाम. क्या हाल चाल है आपके? वेरी गुड, थैंक यू फॉर having me on the show. It's a wonderful initiative. Usually it's doctors doing it, but I assume that you're not a doctor. No, I'm not a doctor. तो फिर आपने ये आइडिया कैसे सोचा? So how it started was it's actually my brother who started the company. So we are two co-founders, and he was living in Finland. He was over in Pakistan. In Pakistan और Finland का medical landscape, as you can well imagine, बहुत ही different है, right? So यहाँ पे, you know, his child has a condition. He had to go to a doctor, and that whole journey of going to a doctor, finding a specialist, was very insightful in a lot of ways, right? So it made us realize that there's a huge gap, a huge opportunity in Pakistan. जिसको आप fill कर सकते हैं. जिसको हम fill कर सकते हैं. अच्छा, एक common, you know, I think like a business manager because that's my core competency. मुझे ये बताएं कि जो specialist हैं, जो already highly in demand doctors हैं, उनके पास तो लोग references से पहुँचते हैं, या उनके जो gatekeepers होते हैं, उनका जो office manage कर रहे हो तो उनकी भी बड़ी authority और you know आपको access देने के लिए उनका एक बड़ा important किरदार होता है. So I don't think they want more patients, यानी they don't need more patients, they're already high in demand. तो आप लोगों ने जब अपना वो ecosystem develop किया where you wanted to bring in doctors, does that not include the already very popular specialists? As a matter of fact, it does. Okay. And job keh rahi thi, it's actually counterintuitive. So what we found out was that any doctor, however busy they are, except for the top 1%, they still want more patients. अच्छा. Right? एक और जो बहुत बड़ा गैप है और अपॉर्चुनिटी है वो है उनके क्लिनिक की ऑप्टिमाइजेशन की. सो फॉर इंस्टेंस एक डॉक्टर के पास कैपेसिटी है 30 पेशेंट देखने की, लेकिन वो एफिशिएंट तरीके से नहीं देखते, राइट? एंड एज ए रिजल्ट व्हाट हैपेंस इज कि वो 30 पेशेंट जो 3 घंटे में देखने थे फॉर इंस्टेंस वो 4-5 घंटे में देख रहे हैं. So what we have is also tools available for a clinic to automate their practice. So you realize that there are dead hours of a clinic as well. यानी एक कोई ऐसा वक्त होगा जो कि ग्रेवयार्ड शिफ्ट है, उसमें कोई पेशेंट नहीं आ रहा, जैसे हमारे मुल्क में हर चीज़ लेट शुरू होने का हिसाब है ना? बिल्कुल ऐसी है. सो हमारे केस में भी except for dermatologists and dentists who have private practices and you know वो एक certain तरह का niche है, and you have people going there you know from 2 PM to 5 PM as well. उसके अलावा बाकी generally आप ये ट्रेंड देखेंगे कि from 6 onwards practices start शाम होती के वक्त होता है. अच्छा, तो मुझे बताएं कि डॉक्टर्स का वर्क लाइफ बैलेंस इससे काफ़ी ख़राब होता होगा कि वो उनका तो चेकआउट टाइम ही कोई नहीं है. That's how their lives are, which is very unfortunate, right? But that's how they're attuned to, that's their lifestyle. And how do you actually gauge, यानी जिस तरह आपने कहा कि पेशेंट वहाँ पे पहुँच गए, पेशेंट्स का जो रिस्पॉन्स होता है, यानी what kind of service they receive, were they satisfied, not satisfied with the treatment, ये भी आप लोग डेटा कलेक्ट करते हैं? बिल्कुल, absolutely. And you know the prime focus is to make healthcare more accessible and transparent, right? Accessibility हम इस तरह करते हैं कि you know it's very easy to book a doctor. You can go online and book yourself, or you can call our helpline, which is active 7 days a week. सुबह 9 से रात 11 तक you can call us and we'll guide you through the process and book the appointment for you. Transparency भी बड़ी important है. So what we do is for every appointment that is booked on the platform, the following day we call the patient and get their feedback. और वो feedback भी काफ़ी criteria पर based है. So for instance we ask the patient के डॉक्टर के चेकअप से satisfied हैं, PA का behavior कैसा था, environment कैसी थी, और आपको कितना वक्त इंतज़ार करना पड़ा, right? For the last 1.5 years we have been collecting all this data, right? So for every doctor we have more than 35 doctors bookable on the platform right now. So for every doctor on the platform we know exactly कि उनका average wait time कितना है. Right? And that is something which is going live very soon. Right now what's live is that for every doctor we have associated a percentage score. So for instance when you go, you see a doctor, you will see a you know Dr. Abid Zubairi 91% score based on 100 patients experiences or something to the effect, right? So transparency का angle है जो कि बड़ा important है, and this is something which is really valued by our customers. अच्छा, लेकिन do you not feel that a medical practitioner's evaluation is far more complicated than that? यानी एक तो ठीक है आप basics की बात करते हैं कि आपको कितने
कितनी देर में ऑफिस से आप उनके क्लिनिक तक पहुंच गए, आपको किस तरह की ट्रीटमेंट, वार्म थी नहीं थी, टेस्ट लिख के दिए नहीं लिख के दिए। बट हमारे यहाँ जो आए दिन हम केसेस देखते हैं उसमें मैल प्रैक्टिस की बात की जाती है, अनएथिकल प्रैक्टिसेस की बात की जाती है। डू यू फिल्टर आउट योर स्पेशलिस्ट ऑन दोज लाइन्स एज वेल? So what we do is for every doctor to be on the platform, they need to be PMDC verified. So that's fundamental, right? That's fundamental, absolutely. उसके बाद the step 2 was how is the quality of checkup, right? And it's basics, right? When you meet someone, are you kind to them or are you not kind to them, right? Are you in a hurry? Are you in a hurry or are you not in a hurry, right? Is your PA behaving nicely to them, right? These are basics. Is the space fine, right? Cleanliness है या नहीं है, right? आप हॉस्पिटल गए हुए हैं और उधर आपको पता है हॉस्पिटल जाना लोग प्रेफर नहीं करते. I don't take my daughter to hospitals, right? Daughter, because वहाँ पे इन्फेक्शन लग जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, right? So these are fundamentals, these are basics. Unfortunately अभी तक तो वो ही नहीं है, right? So one problem at a time. We started off with this, and of course wait time. I think wait time, from the feedback that we get, it's a key problem for all the patients, and if you can solve it and attune doctors to have more efficient practices, right, whereby उस wait time को manage कर सकें, it will be game मुझे changer. पर्सनली ये लगता है कि देखें, as far as a dentist is concerned, as far as a dermatologist concerned, या even अगर gynecologist की बात की जाए तो those are women issues, people know, अच्छा मेरा ये मसला है, मुझे इसके लिए इस डॉक्टर के पास जाना है. A lot of times I see this big gap where people don't know, उनको ये ही नहीं पता कि उनको किस मॉलेज के पास, किस स्पेशलिस्ट के पास जाना है. तो डू यू हैव GPs ऑनलाइन एज वेल, ताकि लोग अपना जो भी मसले मसाइल हैं जिसका उनको अभी नहीं पता, कि मर्ज़ की तशख़ीस ही नहीं हुई है, कि पहले वो किसी जनरल फिजिशियन के पास जाके उनको दिखा सकें? बिल्कुल. So on the platform there are GPs as well. However, how healthcare works in Pakistan is quite different, right? Yes. We don't have this attitude whereby we go to a GP first and then go to a specialist. People generally want to go to a specialist in the first go. लेकिन what we do is कि हमारा जो call center है, so all the staff is trained. So for instance, if you call them up and you ask them, अच्छा मुझे ये मसला है तो मैं किस तरह के डॉक्टर को देखूं, या मुझे XYZ सर्विस चाहिए तो मुझे किस तरह का डॉक्टर चाहिए, so they guide you. Right. And not only that, as a consumer as well, you go online, you search for the service that you need, right? So it will tell you, okay, XYZ service. Which once again I will want to be very very responsible. देखें जी, जिसका काम उसी को साझे. एक GP के पास जाएं, उसको अपने सिम्टम्स बताएं. अगर आपको अपनी ज़िंदगी और अपना जहनी सुकून प्यारा है तो कभी भी अपने सिम्टम्स को गूगल ना करें. आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगेगा कि आपकी ज़िंदगी के चंद दिन ही बचे. But thank you so much, Abid, for trying to fix this, and you've definitely very rightly identified a gap जिस पे हमें काम करने की ज़रूरत है. लेकिन प्लीज़ सिम्टम्स ना गूगल करें. बहुत बेहतर है कि ओला डॉक पे जाएं और एक GP का अपॉइंटमेंट बुक कर लें. थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग हियर. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. We'll be right back. एंड वेलकम बैक जी. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान. आज हम ज़रा बात करने लगे थे अखराजात और एक्सपेंसेस के बारे में. वैसे तो मुझे लगता है कि हम सारों को रोने धोने का, कंप्लेन करने का, स्यापा डालने का कुछ ज़्यादा ही शौक है. पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, तो मुझे लगता है इसकी वजह से भी पैसों की बरकत उड़ जाती है. लेकिन जो लोग वाकई स्ट्रगल कर रहे हैं और कहते हैं कि अखराजात पूरे नहीं हो पाते, जितना कमा रहे हैं उसमें से कुछ बचता नहीं है. पहले अगर देखा जाए तो हमारी जो आमदनी थी वो काफ़ी कम थी इन टर्म्स ऑफ द मनी, लेकिन उसमें बरकत ज़्यादा थी. समहाउ उसमें लोगों ने अपने घर भी बना लिए, बच्चों को भी पढ़ा लिया, बच्चों की शादियां भी कर दी. तो आज ऐसा क्या है जो हम गलत कर रहे हैं? नबूद नुमाइश ज़्यादा है, या हमें लगता है कि हम जितना भी कमाते हैं अपनी चादर से ज़्यादा पैर फैलाने लगे हैं? ऑल दैट एंड मोर इन टुडेज़ शो. और हो सकता है आपको कुछ अच्छी सी टिप्स भी मिलें, ख़ास तौर पे अगर आप कारोबार की तरफ से भी परेशान है. कुछ लोग कहते हैं ना जी, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा. आजकल पाकिस्तान में कारोबार करने में भी यही चीज़ आपके सामने आती है कि पैसा पैसे को खींचता है. अगर आपने अपने बिज़नेस को चलाना भी है तो पहले उसमें एक साउंड इन्वेस्टमेंट करनी ज़रूरी होती है. तो उसमें जो कारोबारी अफराद हैं जिनकी अपनी दुकानें हैं वो परेशान हैं, तो उनके लिए भी आज टिप्स होंगी. सबसे पहले जो मेरे मेहमान हैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं. हमारे साथ मौजूद हैं मिसेस मुमताज़ कुरैशी. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम आपको भी, और जितने मेरे बहन भाई देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ मौजूद होने का. और बुज़ुर्गों की एक अपना तरीका होता है, वो किचन को, घर को कैसे मैनेज करते थे, ये टिप्स हम मिसेस कुरैशी से लेंगे. लेकिन जब इन टिप्स की बात हो रही है, हमारे प्रोग्राम में 6 माह कबल आई थी और उनकी एक बात लोग आज भी याद, मेरी टीम ने भी याद रखी हुई है और आप लोगों ने भी अक्सर मैसेज करके कहा कि जी ये कैसे मुमकिन है. इनकी शादी को माशाल्लाह से 20.5 साल हो चुके हैं, और हर महीने की जो अखराजात
अखराजात हैं, जो एक्सपेंसेस हैं, उसकी बाकायदा ये डायरी मेंटेन करके रखती हैं, जिसमें इनको पता होता है कि क्या इन्होंने खर्चा है, कितना जमा किया है। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसके लिए बहुत ज़बरदस्त सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं आयशा अब्बास। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर दैट टिप। लेकिन भाई ये जो अम्मी के पास, हर अम्मी के पास एक डायरी होती है, लेकिन उसमें डिलीजेंटली लिख नहीं पाते, तो आपसे हमने वो टिप्स लेनी है। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, सरबराह फैमिली हों तो बार बार ये कहा जाता है, हमने भी रिसेंटली ये शो किया कि जी घर के जो बुजुर्ग हैं, घर के जो लीड्स हैं, यानी जो मेल लीड है, उनसे लोग सिर्फ यही एक्सपेक्ट करते हैं कि अखराजात को पूरा करना है, बाकी चीज़ों में उनकी चले ना चले, लेकिन कहीं कोई बिल आया, बिजली का बिल आया, पानी का बिल आया, तो ढूंढते हैं जी अब्बा जी ये आपकी अमानत आपको पहुंचा देते हैं। तो इनसे भी ज़रा राय लेंगे कि ये सही है या आज जब इक्वालिटी की बात की जाती है तो ज़रा बिल लेने में भी लोग अपना हिस्सा डालें ना। हमारे साथ मौजूद है अयाज खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके साथ ऐसा होता है कि महीने के सारे बिल लोग ढूंढ ढूंढ के आपको ला के देते हैं, जी हमारी जिम्मेदारी ख़त्म, आपको दे दी? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत ज़रूरी है। और कभी कभी बिल इतने होते हैं कि आदमी बिलबिला जाता है और दिल भी बिलबिला जाता है। और वो देख के हम सोच रहे थे इस दफ़ा तो इसी कम चलाया था, फलां चीज़, मतलब जिन चीज़ों को हम लोग बहुत कोशिश कर रहे होते हैं कि यहाँ से शुरू करें, घरेलू चीज़ों से, बिजली से करें हम, और जो अखराजात हैं उनका भी ख्याल रखें। लेकिन बच्चे जो है ना, जिनको हम जब फैसिलिटेशन हम दे देते हैं ज़्यादा, तो उनको कम बैक जो है ना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो हमारी लोग कहते हैं ना कि एजिंग, यानी कुछ लोगों का इससे पता चलता है कि आपके बाल सफ़ेद हैं या नहीं, या आपकी झुर्रियाँ बड़ी हैं। लेकिन लोग कहते हैं वाकई अगर आपने देखना हो ना कि कोई शख्स अब बुजुर्गी के ज़मरे में जाने वाला है, तो उसकी गुफ्तगू से पता चल जाता है। वो गुफ्तगू में कहता है हमारे ज़माने में पेट्रोल इतने का होता था, गोश्त इतने का आता था। तो ये गुजरे ज़माने के किस्से कभी आप छेड़ते हैं घर पर? मैं छेड़ता हूँ, और यकीन करें ये हो रहा है कि बच्चों को यकीन ही नहीं आता। जब मैंने कहा कि 106 रुपये तोला सोना था, तो कहे पापा क्या कह रहे हैं यार, कहाँ पहुँच गया गोल्ड? मैंने कहा बेटा हमारे ज़माने में ऐसी था। और बड़े, और उसमें भी हम देख रहे होते थे कि इतना ले लें, आधा किलो ले लें, 1 किलो ले लें। आज आपको पलट के बच्चे ये नहीं कहते जब अब्बा इतना सस्ता था तो ज्यादा ले लेते? हाँ। लेकिन फिर बच्चे ये अस्यूम करते कि उस वक्त आप अमीर थे, उस वक्त आपके पास 106 रुपए। वो ये कहते कि अब्बू आपने हमें अपनी शादी में भी नहीं बुलाया। आयशा आप क्या कहेंगी, ये जो डायरीज आपने मेंटेन की हैं इसको क्या करेंगी? अब तो ये आपने कभी पलट के देखा है 10 साल पहले की डायरी में जो खर्चा था और आज में कितना आप समझती हैं हाइक आया है, डबल हो गया? मैं और मेरे हस्बैंड हम फ्रेश MBBS ग्रेजुएट्स थे, हमने हाउस जॉब की, एक एग्ज़ाम पास किया और हमारी शादी हो गई। तो उस वक्त क्या हमें हाउस जॉब में अमाउंट मिलती थी और फ़ौरन शादी, तो क्या एक डॉक्टर को पाकिस्तान में मिलता है, आप ख़ुद कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद शादी, फ़ौरन बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बेटा अल्लाह ताला ने हमें दिया, वो माशाल्लाह अब 19 साल का है। तो उस डायरी पे मेरे हस्बैंड जो मुझे ख़र्चा देते थे, उसमें से मैं दूध और पैम्पर और फिर सारी चीज़ें, वो मेरे पास डायरी है। तो कभी जब मौका गुजरता है, और मुझे मतलब वो चीज़ अभी भूली ही नहीं है, अगर मैं वो डायरी ना भी देखूँ तो वो मुझे टिप्स पे अभी भी याद है। तो मतलब अच्छा, अगर मैं आपसे, वैसे तो हम कहते हैं ना कि बहुत सारे हमारे यहाँ स्टडीज़ हो रही हैं, लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, विद इन द लास्ट 20 ईयर्स सबसे ज़्यादा कीमत किस चीज़ की बढ़ी? हमारी यूटिलिटीज़ की, हमारी ग्रोसरी का बिल, या क्या, कहाँ एक्सपेंस सबसे ज़्यादा बढ़ा है? हमारा ओवरऑल जो घर का खर्चा है वो बढ़ा है, उसमें बिल्स भी बढ़े, उसमें ग्रोसरीज भी बढ़ी हैं, यानी कि पूरे महीने का जो खर्चा है वो एक एक करके बढ़ा है, एक चीज़ नहीं बढ़ी, उसमें पूरे घर का खर्चा बढ़ा है। उसमें बिल्स भी थोड़े थोड़े करके बढ़े, ग्रोसरी भी बढ़ी है, यानी कि ये एक चीज़ नहीं बढ़ी कि उसमें दर्जी की सिलाई बढ़ गई, या टमाटर सिर्फ अकेला बढ़ गया, या आलू बढ़ गया, या एक अकेला सोना बढ़ गया, या एक अकेला बिजली का बिल बढ़ गया। जो हस्बैंड घर का खर्चा आज से 20 साल पहले देते थे, जो उसमें मैं घर चला लेती थी, 16 साल पहले अगर वो जो देते थे, तो वो अचानक से बढ़ गया। यानी कि इट्स नॉट कि सिर्फ एक चीज़ बढ़ी, ओवरऑल हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बढ़ी है। अच्छा, अगर मिसाल अगर आप हमें दें कि आपका किचन का एक्सपेंस अगर X होता था या 100 रुपये होता था, तो आज आपका किचन का एक्सपेंस कहाँ तक पहुँच गया विद इन 5 ईयर्स, अगर सिर्फ 5 साल की बात की जाए? 5 साल के अंदर ही अंदर वो डबल हो गया। डबल हो गया, डबल हो गया। सो दैट इज व्हाई पीपल आर फीलिंग द पिंच। अब उनको वो लगता है ना, वो जो कहते हैं आटे दाल का भाव पता लग रहा है इस वक्त। हाँ हाँ, बिल्कुल डबल हो गया है, और इसमें कोई शक नहीं है कि इस चीज़ के अंदर डबलिंग हो चुकी है। हाँ। और इसको भी कंट्रोल करने के लिए अब वो वक्त है कि आप
हर बंदा डायरी बनाना शुरू कर दे। हर बंदा। आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि कहाँ कहाँ हम एक्स्ट्रा पैसे खर्च कर देते हैं, या फिर हम समझते हैं जब तनख्वाह आती है तो पहले 5-6 रोज़ तो हम सब शाही अपने आप को समझ रहे होते हैं ना कि जी आज ये भी ले लो, कोई भी ले लो। उस दिन बाहर से खाने भी ऑर्डर हो रहे होते हैं, और आखिरी 5 दिन जो महीने के होते हैं उसमें सबको पता चलता है कि कितनी ज़्यादा फजूल खर्ची करती है। मैं तो इवन अपने बच्चों से, जो हम फर्स्ट को बच्चों को देते हैं पॉकेट मनी, 2 बड़े बच्चों को देते हैं, तो उन दोनों को मैं ये कहती हूँ कि तुम लोग थोड़े दिनों के बाद, इवन 10-15 दिन के बाद ये कह रहे होते हो कि मम्मा पैसे और दे दें। जो मेरे हस्बैंड देते हैं दोनों को पैसे कि मम्मा वो जो अब्बू ने पैसे दिए थे वो तो ख़त्म हो गए और अब आप और दे दें, कल हमें कहीं जाना है और दे दें, या मूवी देखनी है या लंच करना है, तो वो कहाँ गए पैसे? 15 दिन बाद। अच्छा, मैं आप लोगों से थोड़ा सा इस बात को शुरू करते हुए जाती हूँ, मिसेस कुरैशी की तरफ भी बढ़ेंगे। आप दोनों से मैं पूछना चाहूँगी कि एक अगर खाका बजट घर का बनाया जाए तो उसमें आज के ज़माने में कितनी आउटिंग्स, अपनी रिक्रिएशन के पैसे कैसे रखने चाहिए? कुछ लोग समझते हैं कि जी तमाम अखराजात के बाद जो बच जाए उसको सेव करना चाहिए, जबकि सुनहरी उसूल सेविंग के बारे में ये कहा जाता है कि वो जो भी अमाउंट आपने तय किया है पहले जब तनख्वाह है तो उसको निकाल के अलग कीजिए और उसके बाद बाकी में गुजारा कीजिए, क्योंकि अगर आपने ये सोचा कि जो बचेगा बचा लेंगे, कभी कुछ नहीं बचेगा। तो मिसेस कुरैशी, एक सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ख़वातीन सेविंग्स के बारे में जानना चाहती हैं। आज के लिए घरेलू ख़वातीन क्या करें? बैंक में पैसे रखें, स्टॉक मार्केट इधर उधर तो जो हाल है वो हमारे सामने है, कमेटी डालें, आप क्या रेकमेंड करती लोगों को अगर थोड़े से पैसे जोड़ने हो? देखिए 55 साल हो गए मेरी शादी को, मैंने पहले दिन से ये रखा है कि अगर मुझे 1000 रुपया मिले तो मैं कम से कम 100 रुपया उसको सेव कर दूं। और पहले करती हैं आप? पहले से ये नहीं उसके बाद अगर कोई बचत हो जाए ठीक है, क्योंकि कई दफ़ा बीच में अखराजात अननेसेसरी भी आ जाते हैं, तो बचत होती तो हो जाते हैं। आप यकीन जाने मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी का असूल रखा है, एक तो ज़ाया बिल्कुल नहीं करना, किसी की नकल नहीं करनी कि अगर किसी ने लिया, हर एक बंदे के हाथ में, मेरे इवन सर्वेंट के हाथ में भी मोबाइल होगा तो 20-20 हज़ार का, और मेरे पास होगा 3,500-4 हज़ार रुपये का मोबाइल, जो कि अगर मैं दुकान पे भूल भी जाऊं तो दुकान वाला फ़ोन करके कहता है कि जी आप क्या मोबाइल रह गया इधर, और कोई खरीदने की भी कोशिश नहीं करता कि दफ़ा करो इस मोबाइल को। आप यकीन जाने अगर हम अपने आप को कोशिश करें, अब जैसे बिजली का बिल बेइंतहा बढ़ गया ख़ासतौर पर 1-1.5 साल में, लेकिन मैंने उसको बिल्कुल कंट्रोल करने के लिए कर दिया कि एसी 3-4 घंटे चलाती, 2-3 घंटे रात को, कमरा ठंडा हो गया ठीक है। और अब जैसे मौसम ठीक हो गया और बिजली का बिल बढ़ गया, मैंने कहा एसी बिल्कुल बंद कर दो। हर चीज़ को मैं कोशिश करती हूँ कि अपने आप के ऊपर कंट्रोल करूँ, क्योंकि मैंने उसमें रखा हुआ है कि मुझे अल्लाह वास्ते का भी देना है। अच्छा, ये देखिए भी मैं पहले ही रखती हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा मिसेस कुरैशी, अक्सर 2 वजूहात की वजह से लोग कहते हैं कि बजट आउट होता है। जिन घरों में छोटे बच्चे हैं, माँ बाप अपने ऊपर तो ये कदगन लगा लेते हैं कि जी हमने फजूल खर्ची नहीं करनी, हमने कोई बाहर से चीज़ नहीं लेके आनी, कपड़े पुराने हैं वो भी चल जाएंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशों की वजह से पेरेंट्स अक्सर समझते हैं कि बजट थोड़ा आगे पीछे होता है। हम इस पे बात करेंगे। दूसरा ये कि जी शादी सीजन, जो हमारे लिए बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली सिनारियो होता है कि शादी किसी और की है, नए कपड़े हमने बनाने हैं, दावतें हमने करनी है और फिर सलामी भी देनी है। उसका क्या आजकल बजट चल रहा है, ये हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। खर्चा कैसे चलाएं? इखराजात में इजाफे से हर कोई परेशान। बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी हर चीज महंगी नजर आती है। फल, सब्जी, आटा, चीनी, दालें, कपड़े, जूते, बिजली, पेट्रोल, गैस, किराया, भाड़ा, स्कूल फीस आपे से बाहर है। 1 साल पहले 123 रुपए का था, जो आज 158 रुपए पर है। सोने की कीमत का भी यही हाल है। जो 2018 में 10 ग्राम सोने की कीमत 57,000 थी, आज 76,000 पहुँच चुकी है। स्टॉक मार्केट हो या आम आदमी की तनख्वाह का गिराव, सब ही नीचे जा रहा है। शादी ब्याह के सीजन के बाईस लोग मजीद परेशान हैं, क्योंकि दुल्हन का जोड़ा हो या दुल्हा की शेरवानी, तमाम ही चीजों के रेट आउट ऑफ कंट्रोल हैं। अब घर का खर्चा चलाएं तो कैसे चलाएं?
जी, बेगानी शादी में मुल्ला दीवाना, लेकिन अपने घर में अगर शादी हो तब भी लोग परेशानी होते हैं, क्योंकि अभी आपने देखा कि जो ज़्यादा बड़े बड़े ख़र्चे हैं, ज्वेलरी का ख़र्चा, कपड़ों का ख़र्चा, पता नहीं हमने इसको इतना ज़्यादा बढ़ा क्यों लिया है। और अगर लोग सादगी से शादी करना भी चाहते हैं तो उस पर भी तनकीद का निशाना किया जाता है कि वो या तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि बिल्कुल ही, यानी यू हैव नो डिज़ायर्स, नो ख्वाहिशें, किसी चीज़ को आप फॉलो ना करें और आप बिल्कुल ही, जिसको कहते हैं ना कि घर के 4 लोगों में कर ले, वरना अगर आपने कुछ भी एक्सपेंस किया तो पूछा जाएगा ये सादगी है क्या, ये किफ़ायत शारी है। यासा, सबसे पहले आपसे, आप अभी इस मरहले से दोबारा गुजरने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, योर सन इज़ गोइंग टू गेट मैरिड वेरी सून, तो किस तरह आप सोच रहे हैं इस दफ़ा बजट करने का? पहले तो अपनी मिसाल दे रहा हूँ, पापा आप भी क्या बात कर रहे हैं, 82 में आपकी शादी हुई थी। मैं कहा बेटा बात ये कि हमारी शादी तो 1 लाख और कुछ हज़ार में हो गई थी, और जो हमें सलामी के पैसे मिले थे उससे हमने हनीमून मनाया था, और वो भी पैसे कम पड़ गए थे तो स्वाद से वापस आ गए थे। तो ये सारी बातें अब तो सिर्फ एक, इन्होंने अभी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ना कि हॉल में गए तो उसने कहा जी सिर्फ डेकोरेशन और ये खाना बिल्कुल अलग, और मैंने कहा अच्छा जी ठीक है। अब अगर बजटिंग कर रहे हैं हम, तो बजटिंग में समझ नहीं आ रहा कि किसको कट करें। मेहमानों में सोचा इनको कट करें, उनको किया तो फिर 2-2 को बुलाएं, मिस्टर मिसेज, अरे हमारे बच्चों को नहीं बुलाए। तो इस तरह की चीज़ें, वो तो खैर दूसरी तरफ टॉपिक। बात यह कि हम ये नहीं समझ पा रहे कि किसी को इसको दिखाना है, वो क्या कहेगा। इस चीज़ में हम बहुत सी चीज़ों में ऐसे फंस रहे हैं कि महंगाई को अगर आप देख रहे हैं, अब आप देखें डॉलर और फला में गई चीज़ें। आर सो मेनी पीपल जो शादी की उनकी डेट फिक्स नहीं हो पा रही होती है, आगे बढ़ाते चले जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि जब उन्होंने मोटे मोटे खर्चों को लिख के उसको कैलकुलेट किया तो लोगों की दस्तरस में नहीं आ रही वो चीज़। आयशा क्या कहेंगी कि चलें ये तो वो लोग हैं जो अपनी शादी प्लान कर रहे हैं, उसमें इंसान की अपनी ख्वाहिश भी होती है, चीज़ों को भी 100 चीज़ें देखता है, लेकिन अगर हमारे ख़ानदानों में शादी हो और यू जस्ट गोइंग एज अ गेस्ट, करीबी रिश्तेदार हैं, तब हम अपने ऊपर बहुत सवार कर लेते हैं कि भाई देना दिलाना भी है, बाकी चीज़ें भी करें। वो हमारे बजट्स को आउट करता है ज़रा, वो चीज़ हमारे बजट्स को बहुत आउट करती है। लेकिन आपको अल्लाह ताला ने एक जहन और दिमाग भी तो दिया है, आप उसको भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास कलम भी है, आपके पास डायरी भी है। अगर एक औरत अपने दिमाग से, जहन से और सोच से चले, और मैं तो ये कहती हूँ कि वो ज़माना इस वक्त आ गया है। कराची जैसे शहर में, मेरा तो पूरा ब्रॉटअप, पूरी ज़िंदगी इसी शहर में गुजरी है, हर तरह की चीज़ मौजूद है। अगर आपके पास 10 रुपए हैं आप ज़िंदगी गुजार सकते हैं, आपके पास 100 रुपए आप ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और आयशा यहाँ पॉजिटिव्स की बात करना चाहेंगे, जहाँ हम यंगस्टर्स को हमेशा बुरा भला कहते रहते हैं, अ लॉट ऑफ टाइम्स आई नो कि जो 20 ईयर ओल्ड्स हैं उनमें खुद ये शऊर आ गया है। वो ये नहीं कहते कि जी हमें कोई बहुत ही शाही अंदाज में शादी करनी है, वो बाकायदा हर चीज़ की प्रैक्टिकलिटी पे अब नज़र डालते हैं। वो कहते हैं कि जी जोड़ा कोई बहुत ओवर द टॉप नहीं हमें चाहिए, हमें कम लोग चाहिए, वो रिश्तेदार, वो दोस्त, वो लोग जिनको आपने साल से नहीं देखा है, जस्ट बिकॉज क्योंकि रस्म है, रिवाज है, लोगों को बुलाना पड़ेगा, आप उनको ना इन्वाइट करें। यू कैन हैव स्मॉल वेडिंग्स, यानी हमारे यहाँ जो स्मॉल वेडिंग का तस्वुर है ना, बाय द वे आपको बताती चलो, वो भी दुनिया से बड़ा निराला है। हम समझते हैं 200 लोगों को बुला लेना कि शादी बड़ी छोटी शादी है। अंग्रेज़ की अगर आप शादियों को देखें, वो 30 के लोगों को भी बहुत ज़्यादा समझते हैं, 30 पीपल एट योर वेडिंग। सो आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड कि दुनिया किस तरफ जा रही है, आपने खर्चों को कैसे कंट्रोल करना है। मिसेस कुरैशी, एक और बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट, जब बच्चे छोटे होते हैं तब अखराजात को कैसे कंट्रोल किया जाए। लोग अपना दिल तो कंट्रोल कर लेते हैं, नए कपड़े नहीं बनाते ज़्यादा, लेकिन बच्चे की किसी भी ख्वाहिश को ना कहते हुए वालिदैन को बहुत मुश्किल होती है। समझाना चाहिए बच्चों को भी, थोड़े छोटे बच्चे हैं, जब माँ बाप खुद कंट्रोल करेंगे बच्चों को ऊपर भी पता चल जाएगा। माँ बाप तो अपने ऊपर खूब खर्च कर रहे हैं, बच्चों के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं। मैंने तो एक चीज़ का ज़िंदगी का असूल हमेशा देखा, और बच्चों को भी ये कहती हूँ, आप यकीन जाने कि जिधर आपका मेरा एक बेटे का शायद वो लाहौर चला गया, उसकी ट्रांसफ़र होगी, मैंने उसका कमरा रेंट आउट कर दिया, बाहर से दरवाज़ा खोला, रेंट आउट कर दिया, एक लड़के को दे दिया, मैं 25-30 हज़ार रुपये मुझे इनकम हो गई। ठीक है कि नहीं, कि चलिए मुझे उसका फ़ायदा हो गया कि मेरे जो मतलब कुछ ना कुछ बजट में मतलब आपको कहने का मतलब है कि जहाँ कोई हमारे पास सोचे, हर चीज़ को सोचे, बच्चों को भी नसीहत करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरा बेटा माशाल्लाह 15-20 लाख उसकी तनख्वाह है, अब मैं उसको कहूँ बेटा लाओ मुझे दे दे। मैं कहती नहीं, उसके भी बच्चे हैं, उसके भी एक्सपेंसेस हैं, लम्स में बच्चे पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं। आप माँ बाप भी सोचें कि अच्छा, फिर उसके बाद आपको घर के मुलाजमीन हैं, उनका भी सोचना है, महंगाई बढ़ रही है, उनको भी आप में खिलाना है, उनको भी देना है, गरीब लोग हैं उनकी मदद करनी है।
सब चीज़ों को आप समेट के रखें। और आप यकीन जाने कि मैं 6-6 महीने मार्केट में नहीं जाती। मिसेस कुरैशी, कुछ किचन मैनेजमेंट की टिप्स दें लड़कियों को। अगर जिस तरह देखते हैं ना, कई लोग कहते हैं कि हम बड़े घरों में जब रहते हैं तो हमारे ख़ानदान अगर बड़े साइज़ का है तो एक वक्त का खाना बनाया वो बच गया, फिर पीपल हैव दिस हैबिट, वो जो होता है ना कि जी फ्रेश खाना बनाना है। अब जो बचा हुआ खाना है उसका क्या किया जाए? उसको फ्रीज कर लें, वापस निकाल लें? आप लोगों को क्या मशवरा देती? कुछ किचन मैनेजमेंट टिप्स। कोशिश करें कि जो खाना बचा हुआ है उसको दूसरे टाइम के लिए रख लें। अगर आपको लगता है कि कल वो ठीक नहीं रहेगा तो डीप फ्रीजर आजकल सबके पास है, फ्रिज है, रख लें, फ्रीज कर। माशाल्लाह मेरे घर में 6 मुलाजमीन है, 3 सेक्रेटरी हैं, 3 मुलाजमीन है। अब हम मियाँ बीवी 3 रोटियाँ खाते हैं, अब माशाल्लाह वो लोग 20-25 रोटियाँ खाते हैं। सालन भी उसी हिसाब से चाहिए होगा। कई दफ़ा पर ये होता है कि हर एक सेक्रेटरी कहेगी ये मैं नहीं खाती, वो दूसरी कहेगी ये मैं नहीं खाती। मैंने कहा मिसेस कुरैशी जो मर्जी पकेगा वो खा लेगी, बाकी इनका ख्याल रखो भाई, ठीक है। आपको थोड़ा सा कंट्रोल बजटिंग पे भी करना, बार बार कहते हैं। लेकिन इसमें थोड़ी सी वजाहत करेंगे मिसेस कुरैशी, कभी कभार जब आप बजट पे कंट्रोल करते हैं ना तो आप अपने दिलों को तंग कर लेते हैं। अभी जो थोड़ी देर बात हम पहले कर रहे थे कि अपने दस्तरखान को वसी करें। अगर आपके घर में मुलाजमीन हैं तो उनके खाने पीने का भी ध्यान रखें, उनको और ऐसे रखें कि उनको शर्मिंदगी ना हो, एहसास ना हो। अक्सर मैंने घरों में देखा है कि जी या तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे, फ्रेश अगर आप पका रहे हैं और आपके मुलाजमा आपके साथ लग के किचन में पका रही है तो हक बनता है कि आप उसको उस फ्रेश चीज़ में से कुछ दें। और फिर दूसरा ये कि दूसरे की भूख और उसको भी आप देखते हुए कि भाई एक रोटी, अगर आपने एक रोटी खाई है तो अगले बंदे को भी ना आप उसी पे पाबंद कर दें। सुनिए, मैं तो सालन रख देती हूँ। जो मैंने खाना है दोपहर में वही मैं भी खाती हूँ, वही मुलाजमिन भी खाती हूँ। और खुद अपनी मर्जी से डालो, खुद अपनी मर्जी से डालो। अब ये तो नहीं मतलब कि 5-6 लोग हैं तो एक भिंडी नहीं खाता, एक फला नहीं खाता, वो तो नहीं हो सकता। यानी उसमें आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ता है थोड़ा, तो कहना भी पड़ता है। आयशा, आपके पास आना चाहूँगी। बच्चों वाले घर की जब हम बात कर रहे थे, बच्चे जाहिर सी बात है कभी आपको या तो स्नैक्स की या बाहर जंक फूड की फरमाइश कर रहे होते हैं, और अक्सर लोग कहते हैं कि भाई इवन हस्बैंड मैं दाल नहीं खाता, मैं सब्जी नहीं खाता। ये जो चीज़ होती है इसकी वजह से ग्रोसरी बजट्स आउट होते हैं। बिल्कुल, ये तो मेन इशू है। सबसे बड़ी बात ये कि जो भी घर में चीज़ बना लो वो सोने की भी होगी, सबसे पहले तो बच्चों का मुंह उसी पे होता है। बच्चों को वही चीज चाहिए जो वो खुद खाते हैं। फोन से डिलीवरी करवाएं, या ये है कि उनको एक तो वो एक ऐप है, मैं उस ऐप का नाम नहीं लूंगी, अल्लाह भला करे उस ऐप का, उसने तो क्या वो बजट तोरी का जो डिमांड खराब किया ना, फौरन 1 सेकंड में खाना आपके दरवाजे पे आ जाता है। उसके बाद ये है कि जगह जगह आपके ब्रांचेस खुल गई हैं, आपके बच्चे फौरन कहते हैं कि मामा प्लीज हमें वहाँ ले जाएं। मतलब How do you make sure? देखें घर में जब बनती है ना कोरमा बिरयानी तो हर बच्चा खुशी खुशी खा लेता है। जिस दिन आपने भिंडी बनाई तो बच्चा कहेगा मैंने फोन घुमाना है और कुछ डिलीवर करवाना है। How do you stop that? मैं मतलब नूडल्स क्या, पिज्जा क्या, हर चीज उनको मैं कोशिश होती है कि प्रोवाइड करूं, उसके बावजूद खुश नहीं होते। उसके बावजूद और मेरे पास हर साइज का बच्चा है, मतलब मैं मजाक के अलावा मेरा एक बेटा मेडिकल कॉलेज में, एक बेटी ओ लेवल्स में और एक क्लास 1 में, तो हर साइज हो गया ना, बिल्कुल फिर भी नहीं खुश होते हैं, उनको बाहर का खाना। मुझे इस पे याद आता है कि आप ये देखें, जो अभी शुरू में बात हो रही थी हम बच्चों को किस तरह लेके चल रहे हैं, वो जब तक बच्चों को हम जिस तरह बड़ा कर रहे थे उसमें तो ये वाली चीज़ें नहीं थी कि आपने कॉल करके चीज़ें मंगाई। शुरू से अगर हम बच्चों को हर चीज़ खिलाने की भी ज़रा से कोशिश करते रहें तो बच्चों में फिर ये होता है अच्छा ये भी खा लें, ये भी खा लें। लेकिन हो क्या रहा है कि कुछ कंपनीज, कुछ ये जो एडवर्टीजमेंट्स हैं, कुछ सोशल मीडिया है, उनमें बहुत सी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिनकी वजह से हमारा बजट आउट होता है। नहीं जी वो तो फला मंगा लें। अच्छा, और आपकी बात बिल्कुल सही कि शुरू में हम खुद आदत ख़राब करते हैं ना। अच्छा बच्चा है ये